से टैप करके कॉफी के लिए पे किया। फिर वायरलेस हेडफोन्स पर अपना फेवरेट गाना सुना। ओके। और फिर घर जाने के लिए एक कैब बुक की। ये सब ऑल इन लेस देन 10 मिनट्स। वाओ। कभी सोचा है कैसे? बेसिकली ये सब कुछ इनविजिबल टेक्नोलॉजीज की वजह से पॉसिबल है जो हमारे चारों ओर हैं। कमाल है ना? बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं में से कुछ सुपर कूल टेक्नोलॉजीज को अनपैक करेंगे। एकदम सिंपल तरीके से दोस्त। हे, अगर ये तुम्हारी लर्निंग में हेल्प करता है तो अभी सब्सक्राइब करो। हाँ, और अपना फीडबैक कमेंट में दो और चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करो। सो लेट्स लॉक इन द जर्नी टुगेदर। ऑलराइट। तो आज हम मॉडर्न और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की दुनिया में एक जबरदस्त टूर पर चलेंगे। बिल्कुल। सबसे पहले हम रोजमर्रा के लाइफ में यूज होने वाली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को समझेंगे। जैसे NFC, ब्लूटूथ और वाईफाई, वो चीजें जो अब हमारी आदत बन गई हैं। एग्जैक्टली। फिर हम क्लाउड पर चलेंगे और SaaS, PaaS, IaaS के आसान मतलब को जानेंगे। उसके बाद हम रोबोटिक्स की दुनिया में डाइव करेंगे। और देखेंगे कि ये हमारी जॉब्स और फ्यूचर को कैसे बदल रहे हैं। एंड फाइनली हम सबसे माइंड बेंडिंग टॉपिक पर बात करेंगे, क्वांटम टेक्नोलॉजी। जहां हम क्वांटम कंप्यूटर से लेकर क्वांटम कम्युनिकेशन तक सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। टॉपिक नेम NFC, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ब्रॉड माइक्रो थीम, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने वाली अदृश्य ताकतें। तो चलो उस टैप टू पे मैजिक से स्टार्ट करते हैं। हाँ, आसान भाषा में NFC वही है। ये एक शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो दो कंपैटिबल डिवाइसेस को कम्युनिकेट करने देती है। लेकिन सिर्फ तब जब वो एकदम पास हो, मतलब ऑलमोस्ट टचिंग। बिल्कुल, इसे एक सीक्रेट डिजिटल हैंडशेक की तरह सोचो। परफेक्ट एग्जांपल, जैसे फोन या क्रेडिट कार्ड को पेमेंट टर्मिनल पर टैप करना बहुत सीमलेस लगता है। राइट। पर मेरा सवाल ये है कि वो सिंपल सा टैप मेरे पैसे सिक्योरली ट्रांसफर कैसे कर देता है? इसके पीछे का कोर लॉजिक क्या है? ग्रेट क्वेश्चन। तो इसका इंट्रोडक्शन बिल्कुल सिंपल है। NFC को क्विक, सिक्योर और लो पावर इंटरेक्शंस के लिए डिजाइन किया गया है। ओके। और इसका बैकग्राउंड ये है कि जैसे जैसे हमारी लाइफ डिजिटल होती गई, हमें एक आसान तरीका चाहिए था। स्मॉल ट्रांजैक्शंस या डेटा शेयरिंग के लिए, बिना किसी पासवर्ड या पेयरिंग के झंझट के। एग्जैक्टली, NFC वही आंसर था। अब आते हैं कोर लॉजिक पर। हाँ, ये कैसे काम करता है? ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रिंसिपल पर काम करता है जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अच्छा। एक डिवाइस जिसे इनिशिएटर कहते हैं, जैसे पेमेंट मशीन, एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। जब तुम अपना फोन या कार्ड जो टारगेट है उसके पास लाते हो तो ये फील्ड टारगेट डिवाइस में एक इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस करता है। ओह, तो उस कार्ड में तो बैटरी नहीं होती, उसको पावर वहां से मिलती है। बिल्कुल, और वो छोटा सा करंट ही डेटा को सिक्योरली एक्सचेंज करने के लिए काफी है। इसकी की स्पेसिफिकेशंस याद रखना। ओके, क्या है? रेंज सिर्फ 4 सेंटीमीटर, फ्रीक्वेंसी 13.56 मेगाहर्ट्ज और डेटा एक्सचेंज इंक्रिप्शन की वजह से सुपर सिक्योर। तो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट तो बहुत बड़ा है। पेमेंट्स के अलावा मेट्रो कार्ड्स, होटल रूम के डोर्स या किसी स्मार्ट पोस्टर से इंफॉर्मेशन लेना। सही। इन कंक्लूजन, NFC का जीनियस इस बात में है कि इसने सिक्योर डिजिटल इंटरैक्शंस को एक फिजिकल टैब जितना आसान बना दिया है। वेट अ मिनट, तुमने कहा रेंज सिर्फ 4 सेंटीमीटर है। आजकल जहां हम हर चीज लॉन्ग रेंज चाहते हैं, ये एक बग जैसा नहीं लगता? इतना छोटा क्यों? ब्रिलियंट क्वेश्चन। एक्चुअली ये NFC का सबसे बड़ा सिक्योरिटी फीचर है। फीचर कैसे? क्योंकि रेंज इतनी कम है, किसी हैकर को सिग्नल इंटरसेप्ट करने के लिए तुम्हारे फोन को टच करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस डिजिटल पिकपॉकेटिंग को रोकता है। अब समझा? इट्स अ फीचर, नॉट अ बग। ठीक है, मैंने एक्टिव और पैसिव NFC के बारे में भी सुना है। उसमें मेन डिफरेंस क्या है? बहुत सिंपल। एक्टिव डिवाइसेस जैसे तुम्हारा स्मार्टफोन, उनका अपना पावर सोर्स होता है। पैसिव डिवाइसेस में नहीं होता। जैसे मेरा क्रेडिट कार्ड। बिल्कुल, तुम्हारा क्रेडिट कार्ड एक परफेक्ट पैसिव डिवाइस है। उसे उस 1 सेकंड के लिए पेमेंट मशीन के मैग्नेटिक फील्ड से पावर मिलती है। ट्रांसफर करने के लिए बना है, जैसे म्यूजिक। वो बहुत फास्टर है। और NFC? NFC इंस्टेंट वन टाइम ट्रांजैक्शंस के लिए है। इसका कनेक्शन ऑलमोस्ट इंस्टेंटली सेटअप हो जाता है, जबकि ब्लूटूथ को पेयर होने में कुछ सेकंड्स लगते हैं। मतलब डिफरेंट टूल्स फॉर डिफरेंट जॉब्स। करेक्ट। एक आखिरी सवाल, तुमने फ्रीक्वेंसी बताई 13.56 मेगाहर्ट्ज। क्या ये नंबर याद रखना जरूरी है? एग्जाम के लिए मे बी, लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये नंबर हमें बहुत जल्द एक और रिलेटेड टेक्नोलॉजी में सुनने को मिलेगा। ओह, अ लिटिल टीजर। हाँ, ये एक छोटा सा क्लू है कि ये सारी टेक्नोलॉजीज एक ही फैमिली का हिस्सा है। आई लव दैट। ठीक है, आई थिंक आई हैव गॉट इट। ग्रेट। नाउ पॉज करो और इस पार्ट को जोर से बोलकर प्रैक्टिस करो। NFC uses electromagnetic induction for secure short-range data transfer, where the short range itself is a key security feature. मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, NFC टैप एंड गो के लिए है, जो सिक्योरिटी के लिए शॉर्ट रेंज पर डिपेंड करता है। तो NFC तब परफेक्ट है जब डिवाइसेस ऑलमोस्ट टच कर रहे हों, लेकिन अगर तुम्हें हेडफोन्स कनेक्ट करने हैं जब फोन बैग में है, या रूम के दूसरे कोने में रखे स्पीकर पर म्यूजिक प्ले करना है। हाँ, उसके लिए हमें थोड़ी ज्यादा रेंज चाहिए, और ये हमें उसके फेमस कजिन के पास ले जाता है। टॉपिक नेम ब्लूटूथ। ब्रॉड माइक्रो थीम, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने वाली अदृश्य ताकतें। राइट। ब्लूटूथ एक ऐसी वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो रेडियो वेव्स का यूज करके डिवाइसेस को शॉर्ट टू मीडियम रेंज पर कनेक्ट करती है। टिपिकली 10 मीटर या 30 फीट तक। ये अपना पर्सनल एरिया नेटवर्क बनाने का किंग है। बिल्कुल, मेरे वायरलेस ईयरबड्स, मेरी स्मार्ट वॉच, कार स्टीरियो सब इसी पर डिपेंड करते हैं। ये हमारी लाइफ का एक फंडामेंटल पार्ट बन गया है। सही। तो इसका कोर लॉजिक क्या है? इतने सारे सिग्नल्स आसपास होते हैं, फिर भी ये इतना रिलायबली कनेक्ट कैसे कर लेता है? ओके, तो ब्लूटूथ का इंट्रोडक्शन ये है कि इसे केबल्स रिप्लेस करने के लिए बनाया गया था फॉर पेरिफेरल्स, जैसे कीबोर्ड, माउस, हेडफोन्स। राइट। इसका बैकग्राउंड भी इंटरेस्टिंग है। इसका नाम 10th सेंचुरी के एक राजा
हारल्ड ब्लूटूथ के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने अलग अलग ट्राइब्स को यूनाइट किया था। Just like the technology unites different devices. Cool. हाँ, अब आते हैं कोर लॉजिक पर। ये 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड में ऑपरेट करता है, जो कि एक बहुत क्राउडेड स्पेस है। Correct. वाईफाई भी तो यही बैंड यूज करता है, तो ये आपस में इंटरफियर क्यों नहीं करते? यही तो इसका मैजिक ट्रिक है, एक टेक्निक जिसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम। फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम. ओके. एक ही चैनल पर टिके रहने के बजाय ब्लूटूथ 79 अलग-अलग चैनल्स के बीच कंटिन्यूअसली हॉप करता रहता है, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स पर सेकंड। वाओ. तो अगर कोई चैनल तुम्हारे वाईफाई की वजह से बिजी है, तो ब्लूटूथ बस एक फ्री चैनल पर हॉप कर जाता है। ये तो ऐसा हुआ जैसे एक भीड़ वाले कमरे में आप शांत जगह ढूंढकर बात कर रहे हो. परफेक्ट एनालॉजी। तो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट है पूरा वायरलेस एक्सेसरीज का इकोसिस्टम जो आज हम देखते हैं। इन कंक्लूजन, ब्लूटूथ इज वर्सेटाइल एंड रिलायबल हीरो ऑफ शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्टिविटी। You've nailed it. बिल्कुल। ठीक है, तो FHSS कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, लेकिन जो इनिशियल कनेक्शन होता है पेयरिंग, वो कैसे काम करता है और उसे सिक्योर क्यों माना जाता है? जब तुम दो डिवाइसेस को पेयर करते हो, तो वो एक डिजिटल हैंडशेक करते हैं। ओके. वो अपनी यूनिक आईडीज एक्सचेंज करते हैं और एक शेयर्ड सीक्रेट की बनाते हैं। उसके बाद उनके बीच का सारा डेटा उस की से इनक्रिप्ट होता है। तो अगर कोई सिग्नल सुन भी ले तो उसके लिए वो बेकार होगा. एग्जैक्टली। विदाउट द की इट्स जस्ट नॉनसेंस। और रेंज हमेशा 10 मीटर ही होती है क्या? मैंने कुछ डिवाइसेस पर ज्यादा रेंज का क्लेम देखा है. गुड कैच। 10 मीटर मतलब क्लास 2 कंज्यूमर डिवाइसेस जैसे हेडफोन्स के लिए स्टैंडर्ड है। बट देयर आर अदर क्लासेस. यस, क्लास 1 डिवाइसेस जो इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में यूज होते हैं, उनकी रेंज 100 मीटर तक हो सकती है। सो ये कोई फिक्स्ड लिमिट नहीं है। तुमने स्प्रेड स्पेक्ट्रम टर्म यूज किया था. इसका आसान मतलब क्या? इसका सीधा मतलब है कि सिग्नल को एक ही फ्रीक्वेंसी पर कॉन्सेंट्रेट करने के बजाय एक वाइडर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज पर स्प्रेड आउट या फैला दिया जाता है। अच्छा. इससे सिग्नल ज्यादा रोबस्ट हो जाता है और इंटरफेरेंस का असर कम होता है। और क्या मैं अपने फोन को फॉर एग्जांपल 10 ब्लूटूथ डिवाइसेस से एक साथ कनेक्ट कर सकता हूँ? जनरली एक लिमिट होती है। एक छोटा ब्लूटूथ नेटवर्क पिकोनेट कहलाता है। यूजुअली एक मास्टर डिवाइस जैसे तुम्हारा फोन लगभग 7 स्लेव डिवाइसेस से कनेक्ट हो सकता है। ओके, 7 और 8. हाँ, the exact number depends on the Bluetooth version and your phone's hardware. Okay, time to practice? Yes. Rehearse this. Bluetooth uses frequency hopping spread spectrum in the 2.4 GHz band to avoid interference, while secure pairing protects the data. Mini recap. In short, Bluetooth हमारे पर्सनल स्पेस में केबल फ्री कनेक्शंस के लिए गो टू ऑप्शन है, यूजिंग स्मार्ट फ्रीक्वेंसी हॉपिंग। और रूम के अंदर कनेक्टिंग डिवाइसेस कवर कर लिया, लेकिन ट्रैकिंग का क्या? जैसे टोल बूथ को कैसे पता चलता है कि मेरी कार गुजर गई? या एक वेयरहाउस थाउजेंड्स ऑफ आइटम्स का ट्रैक कैसे रखता है बिना एक एक बारकोड स्कैन किए? टॉपिक नेम RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन. ब्रॉड माइक्रो थीम, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने वाली अदृश्य ताकतें। यहाँ RFID काम आता है. करेक्ट। ये एक टेक्नोलॉजी है जो रेडियो वेव्स का यूज करके ऑब्जेक्ट्स पर लगे टैग्स को ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई और ट्रैक करती है। इन सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं, एक टैग और एक रीडर. सही। ये हर ऑब्जेक्ट को एक डिजिटल नेम प्लेट देने जैसा है, जिसे दूर से पढ़ा जा सकता है। जैसे मेरी कार की विंडशील्ड पर लगा फास्ट टैग या कपड़ों पर लगे सिक्योरिटी टैग्स. हाँ, तो ये टेक्नोलॉजी लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए गेम चेंजर साबित हुई है। इसके कंपोनेंट्स काम कैसे करते हैं? RFID का इंट्रोडक्शन है ऑटोमेटेड लॉन्ग डिस्टेंस आइडेंटिफिकेशन। इसका बैकग्राउंड पुराने जमाने में कैटल ट्रैकिंग से लेकर आज मॉडर्न वेयरहाउसेस तक है। और कोर लॉजिक? वो इसके कंपोनेंट्स में है। टैग में एक माइक्रोचिप और एंटेना होता है। रीडर में एक ट्रांसीवर और एंटेना होता है जो रेडियो सिग्नल भेजता है। फिर क्या होता है? जब टैग रीडर की रेंज में आता है तो सिग्नल टैग को पावर अप कर देता है और टैग अपनी इन्फॉर्मेशन रीडर को वापस भेज देता है। पावर्स अप द टैग? Yeah. मतलब ज्यादातर टैग्स में बैटरी नहीं होती? एग्जैक्टली। ये एक की डिस्टिंक्शन है। 2 तरह के टैग्स होते हैं। पैसिव टैग्स में बैटरी नहीं होती। अच्छा. ये सस्ते होते हैं और रीडर के सिग्नल से पावर लेते हैं। ये फास्ट टैग या इन्वेंट्री ट्रैकिंग जैसी चीजों में यूज होते हैं। और दूसरे? एक्टिव टैग्स, उनमें अपनी बैटरी होती है। वो महंगे होते हैं लेकिन उनकी रेंज बहुत ज्यादा होती है। कभी-कभी उन्हें शिपिंग कंटेनर्स जैसे बड़े एसेट्स को ट्रैक करने के लिए यूज किया जाता है। और तुमने पहले हिंट दिया था कि NFC और RFID रिलेटेड है. यस, RFID अलग-अलग फ्रीक्वेंसीज पर ऑपरेट करता है। लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। और गेस करो HF फ्रीक्वेंसी क्या है? 13.56 मेगाहर्ट्ज. एग्जैक्टली, द एग्जैक्ट सेम एज NFC। तो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। इन कंक्लूजन, RFID ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन का वर्कहॉर्स है। तो अगर उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है तो क्या NFC बस एक टाइप का RFID है? That's a perfect way to think about it. तुम NFC को एक हाईली स्पेशलाइज्ड, वेरी शॉर्ट रेंज और ज्यादा सिक्योर वर्जन ऑफ HF RFID मान सकते हो। ओके, तो RFID वन वे है और NFC टू वे कन्वर्सेशन है. बिल्कुल। स्टैंडर्ड RFID में टैग बस अपनी आईडी शाउट करता है, जबकि NFC एक कॉम्प्लेक्स टू वे कॉन्वर्सेशन जैसे सिक्योर पेमेंट के लिए डिजाइंड है। ये अलग-अलग फ्रीक्वेंसीज LF, HF, UHF क्यों हैं? एक ही क्यों नहीं? क्योंकि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है। LF स्लो और शॉर्ट रेंज है, लेकिन पानी या मेटल के थ्रू पढ़ा जा सकता है, इसलिए इसे एनिमल ट्रैकिंग इम्प्लांट्स में यूज करते हैं। और UHF? UHF फास्ट है और लॉन्ग रेंज है, जो वेयरहाउस के लिए परफेक्ट है, जहां आपको एक साथ 1000 बॉक्सेस स्कैन करने हैं। अच्छा, तो स्टोर में जो एंटी थेफ्ट टैग होता है वो एक क्लासिक पैसिव टैग हुआ? एग्जैक्टली। वो सुपर चीप होने चाहिए और उन्हें लॉन्ग रेंज की जरूरत नहीं होती। स्टोर के एग्जिट पर लगे बड़े गेट्स पावरफुल रीडर्स होते हैं।
तो फिर एक्टिव टैग का मेन एडवांटेज बस लॉन्ग रेंज है। हाँ, बहुत बहुत ज्यादा लॉन्ग रेंज और हायर रिलायबिलिटी। तुम एक एक्टिव टैग से एक रेफ्रिजरेटेड कंटेनर के अंदर का टेम्परेचर मॉनिटर कर सकते हो, एक बड़े शिपिंग यार्ड के सेंट्रल ऑफिस से। अमेजिंग। Tracking, while active tags have their own battery for long-range applications. मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, RFID ऑब्जेक्ट्स को ऑटोमेटिकली ट्रैक करने के लिए है और टैग का चॉइस रेंज और कॉस्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो NFC, ब्लूटूथ और RFID कनेक्शंस और ट्रैकिंग संभाल लेते हैं, लेकिन ये सारे स्मार्ट डिवाइसेस बेकार हैं अगर वो सबसे बड़े नेटवर्क से कनेक्ट ना हो सकें। इंटरनेट से। यस, और उसके लिए हमें अपने कम्युनिकेशन पजल का आखिरी पीस चाहिए। टॉपिक नेम वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी। ब्रॉड माइक्रो थीम, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने वाली अदृश्य ताकतें। हम सब जानते हैं वाईफाई क्या है, पर चलो इसे तोड़ कर देखते हैं। हाँ, ये एक वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है जो रेडियो वेव्स का यूज करके हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करती है। बेसिकली ये हमारे डिवाइसेस और वर्ल्ड वाइड वेब के बीच की कोड को काट देता है। राइट। मॉडर्न लाइफ इसके बिना इमेजिन करना मुश्किल है। लेकिन ये दीवार में लगी वायर से इंटरनेट को हवा के थ्रू मेरे लैपटॉप तक कैसे पहुंचाता है? ग्रेट क्वेश्चन। वाईफाई का इंट्रोडक्शन है कि ये हमारा प्राइमरी ऑन रैम्प टू द इंटरनेट है। ओके। इसका बैकग्राउंड ये है कि इसके स्टैंडर्ड्स एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है जिसका नाम है IEEE, IEEE। ताकि एक डेल लैपटॉप, एक एप्पल आईफोन और एक सैमसंग टीवी सब एक ही राउटर से बात कर सके। और इसका कोर लॉजिक? इसमें 3 की प्लेयर्स हैं। पहला, तुम्हारा डिवाइस जिसमें वाईफाई अडेप्टर है। दूसरा, वायरलेस राउटर जो एक एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोलर जैसा है, लोकल नेटवर्क के लिए। हाँ, और तीसरा मॉडेम जो तुम्हारे लोकल नेटवर्क और ग्लोबल इंटरनेट के बीच का ब्रिज है। मुझे हमेशा राउटर और मॉडेम में कंफ्यूजन रहता है। मेरे घर में तो एक ही बॉक्स है। यस, ये बहुत कॉमन है। ISPs अक्सर एक गेटवे डिवाइस देते हैं जिसमें मॉडेम और राउटर दोनों होते हैं। लेकिन उनके काम अलग अलग हैं। बिल्कुल, मॉडेम का काम है मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करना। वो तुम्हारे कंप्यूटर की डिजिटल लैंग्वेज को फाइबर ऑप्टिक केबल की एनालॉग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है एंड वाइस वर्सा। और राउटर का काम तुम्हारा प्राइवेट लोकल नेटवर्क बनाना और मैनेज करना है। और ये 2.4 गीगाहर्ट्ज वर्सेस 5 गीगाहर्ट्ज का क्या चक्कर है? ये एक क्लासिक ट्रेड ऑफ है। 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड की रेंज ज्यादा है और वो दीवारों को बेहतर पेनिट्रेट करता है, लेकिन वो स्लो है और बहुत क्राउडेड है। तुम्हारा माइक्रोवेव, कॉर्डलेस फोन, पड़ोसियों का वाईफाई सब यूज करते हैं। और 5 गीगाहर्ट्ज? 5 गीगाहर्ट्ज और अब 6 गीगाहर्ट्ज बैंड्स बहुत फास्ट है और कम क्राउडेड, लेकिन उनकी रेंज कम है। तो वाईफाई का रियल वर्ल्ड इंपैक्ट तो इमेजरेबल है। इन कंक्लूजन, वाईफाई इज द बैकबोन ऑफ आवर वायरलेस वर्ल्ड। सही। It is managed by the tag team of the modem and the router. तो अगर मेरा 2.4 गीगाहर्ट्ज वाईफाई स्लो है तो इसका मतलब वहां बहुत इंटरफेरेंस है। That's the number one reason. ये एक शोर वाली सड़क पर बात करने जैसा है। 5 गीगाहर्ट्ज बैंड में मूव करना एक शांत गली में जाने जैसा है। कॉन्वर्सेशन क्लियर और फास्ट होगी, लेकिन पास रहना पड़ेगा। बिल्कुल। तो क्या मुझे हमेशा 5 गीगाहर्ट्ज बैंड ही यूज करना चाहिए? एज अ रूल ऑफ थंब, हाँ। अगर तुम राउटर के पास हो और स्पीड चाहिए, जैसे 4K स्ट्रीमिंग या गेमिंग के लिए, तो 5 गीगाहर्ट्ज यूज करो। और अगर दूर हो? अगर दूर हो और सिग्नल वीक है तो 2.4 गीगाहर्ट्ज नेटवर्क ज्यादा स्टेबल, भले ही स्लो, कनेक्शन देगा। ये जो IEEE स्टैंडर्ड्स बनाता है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इमेजिन करो अगर हर कार कंपनी अलग तरह का पेट्रोल यूज करती, chaos हो जाता। सही बात है। IEEE एक कॉमन स्टैंडर्ड बनाता है, जैसे 802.11ax, जिसे वाईफाई 6 भी कहते हैं, जिसे सब मैन्युफैक्चरर्स फॉलो करते हैं। इससे इंटरऑपरेबिलिटी एंश्योर होती है। इससे मैं कोई भी वाईफाई डिवाइस खरीद सकता हूं और वो किसी भी राउटर के साथ काम करेगा। एग्जैक्टली। ये ग्लोबल मार्केट की नींव है। ठीक है, आखिरी सवाल। मेरे घर में जो गेटवे है जिसमें मॉडेम और राउटर एक साथ हैं, क्या उसका कोई डिसएडवांटेज है? ज्यादातर यूजर्स के लिए नहीं, ये कन्वीनियंट है, लेकिन पावर यूजर्स के लिए अलग अलग डिवाइसेस ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। मतलब? तुम एक हाई एंड गेमिंग राउटर खरीदकर अपने स्टैंडर्ड मॉडेम से कनेक्ट कर सकते हो। गेटवे में तुम कंपनी के दिए हुए हार्डवेयर से बंधे रहते हो। Got it. Let's rehearse this. A modem connects your home to the internet. A router creates a local wireless network for your devices. They work together to provide Wi-Fi. मनी रिकैप। इन शॉर्ट, वाईफाई मॉडेम और राउटर के जरिए हमारे डिवाइसेस और इंटरनेट के बीच एक वायरलेस ब्रिज बनाता है। ओके, तो हमारे पास ये सारे कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस हैं, लेकिन फोन पर जो एप्स हैं, जैसे उबर, वो दूसरी कंपनीज जैसे गूगल मैप्स से डेटा कैसे लेती हैं? वो अपना पूरा वर्ल्ड मैप तो नहीं बनाते हैं? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर एक सीक्रेट ग्लू काम करता है जो पूरी डिजिटल दुनिया को जोड़ता है। टॉपिक नेम? APIs, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस। ब्रॉड माइक्रो थीम। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने वाली अदृश्य ताकतें। ये वही सीक्रेट ग्लू है। हाँ, API एक सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स हैं जो अलग-अलग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को आपस में कम्युनिकेट और डेटा शेयर करने देता है। ये सॉफ्टवेयर वर्ल्ड का यूनिवर्सल ट्रांसलेटर और मैसेंजर है। राइट। इसके लिए क्लासिक एनालॉजी एक रेस्टोरेंट में वेटर की है। बेस्ट एनालॉजी है। APIs का इंटरनेप्शन है कि ये वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनके थ्रू सॉफ्टवेयर आपस में बात करते हैं। इसका बैकग्राउंड है ऐप इकोनॉमी, जिससे इसने फ्यूल किया। अब कोई एक ऐप सब कुछ खुद नहीं करती। सही। कोर लॉजिक वही वेटर एनालॉजी है। तुम ऐप में यूजर कस्टमर हो, तुम्हारे पास एक मेन्यू है API जो रिक्वेस्ट अलाउ करता है। तुम अपना ऑर्डर वेटर API को देते हो। वेटर किचन दूसरी कंपनी का सर्वर जैसे गूगल मैप्स जाता है और तुम्हारा ऑर्डर मैप डेटा ले आता है। और मुझे ये जानने की जरूरत नहीं कि किचन में क्या हो रहा है। बिल्कुल। तो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट हर जगह है।
किसी साइट पर लॉगिन विद गूगल यूज करना एक एपीआई है। वेदर ऐप जो डेटा पुल करती है वो भी एपीआई है। पेमेंट गेटवेज लाइक स्ट्राइप और पेपाल भी एपीआई हैं। इसके बेनिफिट्स बहुत हैं, एफिशिएंसी, इनोवेशन और मोनेटाइजेशन। इन कंक्लूजन, एपीआईज वो फाउंडेशनल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो हमारे इंटरकनेक्टेड डिजिटल इकोसिस्टम को इनेबल करते हैं। तो लॉग इन विद गूगल वाले केस में वेबसाइट बेसिकली गूगल के किचन में एक वेटर भेजती है, हाँ। ये पूछने के लिए क्या ये इंसान वही है जो ये कह रहा है, और गूगल का किचन यस या नो में जवाब भेजता है। परफेक्ट, एग्जैक्टली ऐसे ही काम करता है। वेबसाइट तुम्हारा गूगल पासवर्ड कभी नहीं देखती। ये ज्यादा सिक्योर और कन्वीनियंट है। तुमने मोनेटाइजेशन का पॉइंट मेंशन किया। गूगल जैसी कंपनी मैप्स एपीआई से पैसे कैसे कमाती है? वो फ्रीमियम मॉडल यूज करते हैं। एक छोटा ब्लॉग या ऐप उनका एपीआई फ्री में यूज कर सकता है अप टू अ सर्टेन लिमिट। लेकिन उबर जैसे हेवी यूजर? जो मिलियंस ऑफ एपीआई रिक्वेस्ट करते हैं, गूगल उनसे चार्ज करता है। उन्होंने अपने मैपिंग डेटा को एक प्रोडक्ट बना दिया है जिसे दूसरे बिजनेसेस रेंट कर सकते हैं। एक अच्छा एपीआई बनाना क्या मुश्किल है? कोडिंग तो स्टैंडर्ड है। असली मुश्किल काम उसे सिंपल, सिक्योर, रिलायबल और वेल डॉक्यूमेंटेड बनाना है, ताकि दूसरे डेवलपर्स उसे आसानी से समझ सकें। सही। एक अच्छा एपीआई एक अच्छी इंस्ट्रक्शन मैनुअल जैसा होता है। और ये ऑटोमेशन में कैसे हेल्प करता है? कोई एग्जांपल? हाँ बिल्कुल। सोचो तुम मार्केटिंग में हो, ठीक है। तुम एक स्क्रिप्ट लिख सकते हो जो इंस्टाग्राम एपीआई यूज करके रोज सुबह तुम्हारी कंपनी के पोस्ट्स के लाइक्स और कमेंट्स पुल करे। ठीक है। फिर गूगल शीट्स एपीआई से उस डेटा को एक स्प्रेडशीट में डाले और आखिर में स्लैक एपीआई से उसकी समरी रिपोर्ट तुम्हारी टीम के चैनल पे पोस्ट कर दे। तो एक 30 मिनट का मैनुअल काम ऑटोमेट हो गया। एग्जैक्टली। दिस इज अ की कॉन्सेप्ट। चलो मैं अब वेटर वाली एनालॉजी अपने दोस्तों को समझाने की प्रैक्टिस करूंगा। ग्रेट। मिनी रीकैप। इन शॉर्ट, एपीआईज सॉफ्टवेयर के लिए वेटर्स जैसे हैं जो अलग अलग प्रोग्राम्स को डेटा शेयर करने देते हैं। ओके, दैट वाज अ परफेक्ट ट्रांजिशन। जब ये सारे एपीआईज डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं तो वो डेटा जा कहाँ रहा है? वो वाईफाई राउटर से मोडेम से बाहर निकलकर क्लाउड में जा रहा है। एग्जैक्टली। टॉपिक नेम SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ब्रॉड माइक्रो थीम, अंडरस्टैंडिंग द क्लाउड, नॉट जस्ट स्टोरेज बट अ होल न्यू वे ऑफ कंप्यूटिंग। तो जब लोग द क्लाउड कहते हैं तो वो अक्सर SaaS की ही बात कर रहे होते हैं। हाँ, भले ही उन्हें टर्म ना पता हो। SaaS रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर है जिसे तुम इंटरनेट पे एक्सेस करते हो। यूजुअली एक सब्सक्रिप्शन के थ्रू। मैं उसे ओन नहीं करता, इंस्टॉल नहीं करता, मैनेज नहीं करता। यू जस्ट यूज इट। जैसे नेटफ्लिक्स, जीमेल या गूगल डॉक्स। मैं बस लॉग इन करता हूँ और काम हो जाता है। आई एम ऑलरेडी अ हेवी SaaS यूजर। एवरीवन इज। सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन ही है कि ये कन्वीनियंस के बारे में है, सॉफ्टवेयर ऑन डिमांड। और बैकग्राउंड? बैकग्राउंड इस सॉफ्टवेयर को बॉक्स में खरीदने से, जैसे पुरानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीडीज, ऑनलाइन रेंट करने तक का शिफ्ट। इसका कोर लॉजिक क्या है? कोर लॉजिक ये है कि एक थर्ड पार्टी प्रोवाइडर सब कुछ होस्ट और मेंटेन करता है, एप्लीकेशन, डेटा, सर्वर्स, स्टोरेज। और मुझे बस एक इंटरनेट कनेक्शन और वेब ब्राउजर चाहिए। करेक्ट। इसके बेनिफिट्स क्लियर है, इजी टू यूज, एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर और स्केलेबल। हाँ, स्केलेबिलिटी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। बिल्कुल। अगर तुम्हारी कंपनी 50 नए एम्प्लॉइज हायर करती है तो तुम बस 50 और सब्सक्रिप्शंस ऐड कर देते हो। इन कंक्लूजन, SaaS वो मॉडल है जहां तुम्हें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है और प्रोवाइडर सारी कॉम्प्लेक्सिटी संभालता है। लेकिन इसकी लिमिटेशंस क्या है? लेस कंट्रोल वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहा है। इसका मतलब है कि तुम सॉफ्टवेयर को वैसे ही यूज करोगे जैसे प्रोवाइडर ने डिजाइन किया है। अच्छा। अगर गूगल जीमेल में कोई नया फीचर डालता है जो तुम्हें पसंद नहीं, तो तुम उसे हटा नहीं सकते और तुम सिक्योरिटी के लिए प्रोवाइडर पर डिपेंड करते हो। तो जब मैं अपने पीसी पर स्टीम से कोई गेम खरीद कर इंस्टॉल करता हूँ, वो SaaS है? नहीं, वो एक ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर लाइसेंस है। लेकिन अगर तुम एनवीडिया, जीफॉर्स नाउ जैसी क्लाउड गेमिंग सर्विस यूज करते हो, जहां गेम उनके सर्वर्स पर चल रहा है और मैं बस वीडियो स्ट्रीम कर रहा हूँ। दैट इज अ फॉर्म ऑफ SaaS। और ड्रॉपबॉक्स वो SaaS प्रोडक्ट है। यस, एब्सोल्युटली। वो फाइल स्टोरेज के लिए एक सॉफ्टवेयर सर्विस है जिसे तुम ऑनलाइन एक्सेस करते हो। तुम हार्ड ड्राइव्स मैनेज नहीं करते, ड्रॉपबॉक्स करता है। सब्सक्रिप्शन मॉडल अपफ्रंट अफोर्डेबल क्यों होता है? क्योंकि ये कॉस्ट को एक बड़े वन टाइम कैपिटल एक्सपेंस से एक छोटे प्रिडिक्टेबल ऑपरेटिंग एक्सपेंस में बदल देता है। मतलब हजारों डॉलर एक बार में देने के बजाय हर महीने $10 देना। सही। इससे स्टार्टअप्स और स्मॉल बिजनेसेस के लिए पावरफुल टूल्स यूज करना आसान हो जाता है। ओके, प्रैक्टिस टाइम। Practice this. SaaS is ready to use software on the internet, like Gmail or Netflix, where the provider manages everything. मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, SaaS में आपको फिनिश सॉफ्टवेयर मिलता है और पर्दे के पीछे के किसी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो SaaS एंड यूजर्स के लिए है। लेकिन उन लोगों का क्या जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं? उन्हें एक फिनिश्ड ऐप से ज्यादा चाहिए। उन्हें एक वर्कशॉप चाहिए। बिल्कुल। और ये हमें क्लाउड की अगली लेयर पर ले जाता है। टॉपिक नेम PaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। Broad micro theme, understanding the cloud, not just storage, but a whole new way of computing. PaaS एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, मतलब क्लाउड में कंप्लीट डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट। हाँ, ये डेवलपर्स को वो सारे टूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज देता है जिनकी उन्हें जरूरत है अपनी एप्लीकेशंस बनाने और चलाने के लिए। और उन्हें अंडरलाइंग सर्वर्स या ऑपरेटिंग सिस्टम्स की चिंता नहीं करनी पड़ती। राइट। तो ये बिल्डर्स और क्रिएटर्स के लिए है। इसकी एनालॉजी थी, ये एक फुली इक्विप्ड वर्कशॉप रेंट करने जैसा है। परफेक्ट एनालॉजी। PaaS का इंट्रोडक्शन है कि ये डेवलपर्स के लिए है। बैकग्राउंड ये है कि इसने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को काफी स्पीड अप किया है। इसका कोर लॉजिक क्या है? कोर लॉजिक ये है कि PaaS प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म मैनेज करता है, सर्वर्स, नेटवर्किंग, स्टोरेज, OS, डेटाबेसेस। और डेवलपर बस अपना एप्लीकेशन कोड और डेटा लेकर काम शुरू कर देता है। सही। इसके एग्जांपल्स हैं हेरोकू या गूगल ऐप इंजन। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट है फास्टर इनोवेशन। है वेंडर लॉक इन। इन कंक्लूजन, PaaS डेवलपर का सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक प्रोवाइडर के इकोसिस्टम के प्रति कमिटमेंट मांगता है। ये वेंडर लॉक इन थोड़ा डरावना लगता है।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर तुम अपनी एप्लीकेशन गूगल ऐप इंजन के स्पेशल टूल्स यूज करके बनाते हो तो उसे AWS जैसे दूसरे प्रोवाइडर पर मूव करना बहुत मुश्किल और महंगा हो सकता है। अच्छा, तुम्हारा कोड उस स्पेसिफिक वर्कशॉप पर डिपेंडेंट हो जाता है। बिल्कुल, ये एक कंपनी के लिए बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है। तो एक रेगुलर यूजर की तरह मैं कभी पैस से डायरेक्ट इंटरैक्ट नहीं करूंगा ना? करेक्ट, तुम वो SaaS एप्लीकेशन यूज करोगे जो एक डेवलपर ने PaaS प्लेटफॉर्म पर बनाई है। ठीक है, चलो पिज्जा एनालॉजी पर वापस चलते हैं। अगर SaaS दरवाजे पर डिलीवर हुई पिज्जा है, तो पास एक मेक योर ओन पिज्जा प्लेस जैसा है। उन्होंने मुझे किचन, ओवन, प्रीमेड डो, सॉस सब दे दिया। हाँ, तुम बस मजेदार हिस्सा करते हो, पिज्जा को असेंबल करना। इस मॉडल में एप्लीकेशन कोड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, डेवलपर या प्रोवाइडर? 100% डेवलपर, वो अपने कोड और डेटा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पास प्रोवाइडर सिर्फ प्लेटफॉर्म, ओवन और इंग्रेडिएंट्स के अच्छे से चलने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। गॉट इट। Time to rehearse. PaaS is a platform for developers to build applications without managing the underlying infrastructure, like a ready-made workshop. मेरी रिकैप, इन शॉर्ट पास आपको बिल्ड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है, आप ऐप मैनेज करते हो, प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म। लेकिन अगर तुम्हें प्री-सेट वर्कशॉप नहीं चाहिए, अगर तुम एक ऐसी बड़ी कंपनी हो जिसकी स्पेसिफिक जरूरतें हैं और तुम अपनी कस्टम किचन बनानी चाहते हो, तुम्हें बस जमीन और रॉ मटेरियल चाहिए। एग्जैक्टली, ये क्लाउड की सबसे गहरी लेयर है। टॉपिक नेम IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ब्रॉड माइक्रो थीम, अंडरस्टैंडिंग द क्लाउड, नॉट जस्ट स्टोरेज बट अ होल न्यू वे ऑफ कंप्यूटिंग। IaaS कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोवाइड करता है। हाँ, जैसे वर्चुअल सर्वर्स, स्टोरेज और नेटवर्किंग, सब कुछ इंटरनेट पर। ये सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफर करता है। तो ये जमीन लीज पर लेने जैसा है, मैं उस पर कुछ भी बना सकता हूँ। पिज्जा रेस्टोरेंट, फैक्ट्री, स्काईस्क्रेपर, बिल्कुल टोटल कंट्रोल, लेकिन सारा काम भी तुम्हारा। राइट। IaaS का इंट्रोडक्शन है कि ये क्लाउड की नींव है। बैकग्राउंड ये है कि इसने कंपनीज को अपने फिजिकल डेटा सेंटर्स खरीदने और मैनेज करने से आजाद किया। इसका कोर लॉजिक क्या है? तुम वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज रेंट करते हो, पे एज यू गो बेसिस पर। मतलब जितना यूज करो उतना पे करो। हाँ, तुम मिनट्स में वर्चुअल सर्वर बना सकते हो, कोई भी OS इंस्टॉल कर सकते हो और उसे अपनी जरूरत के हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इसके बड़े प्लेयर्स हैं AWS, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर और गूगल क्लाउड। तो नेटफ्लिक्स जैसी बड़ी कंपनीज तो IaaS यूज करती होंगी। बिल्कुल, नेटफ्लिक्स रन्स ऑलमोस्ट एंटायरली ऑन AWS। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट है, मैसिव स्केलेबिलिटी। जब कोई नया हिट शो आता है तो नेटफ्लिक्स हजारों एक्स्ट्रा सर्वर्स इंस्टेंटली यूज कर सकता है। और बाद में उन्हें बंद भी कर सकता है, लेकिन इसकी लिमिटेशन है कॉम्प्लेक्सिटी। इन कंक्लूजन, IaaS उनके लिए है जिन्हें मैक्सिमम कंट्रोल चाहिए। ये वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज का क्या मतलब है? मुझे फिजिकल सर्वर नहीं मिल रहा। नहीं, IaaS प्रोवाइडर के पास बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं जिनमें पावरफुल फिजिकल सर्वर्स होते हैं। ओके। वो सॉफ्टवेयर यूज करके हर फिजिकल सर्वर को कई छोटे वर्चुअल मशीन्स VMs में स्लाइस करते हैं। तुम उनमें से एक या ज्यादा VMs रेंट करते हो। IaaS मॉडल में OS की सिक्योरिटी अपडेट्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तुम। यही क्रूशियल डिफरेंस है। IaaS में प्रोवाइडर सिर्फ फिजिकल हार्डवेयर और वर्चुअलाइजेशन लेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और यूजर उसके ऊपर सब चीजों के लिए। हाँ, OS, डेटाबेसेस, एप्लीकेशन कोड, सिक्योरिटी पैचिंग, सब कुछ। मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, पिज्जा एनालॉजी पूरी करते हैं। SaaS पिज्जा ऑर्डर करना है, PaaS मेक योर ओन पिज्जा किचन है। IaaS क्या है? IaaS है जब प्रोवाइडर तुम्हें जमीन, गेहूं, टमाटर और एक गाय देता है। वाओ। तुम्हें अपनी किचन बनानी है, आटा पीसना है, चीज बनानी है और फिर पिज्जा असेंबल करना है। ठीक है, अब मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का फर्क बिल्कुल क्लियर है। PaaS is a make your own pizza kitchen. IaaS is getting the land and raw ingredients to build your own kitchen and pizza from scratch. मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, IaaS कंप्यूटिंग के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स देता है, जैसे वर्चुअल सर्वर्स, जो आपको मैक्सिमम कंट्रोल देता है। तो हमने अपनी जर्नी हाथों से लेकर क्लाउड तक की, जो क्लासिकल कंप्यूटर्स पर बना है। मशीन्स जो जीरोस और वंस में सोचती हैं। लेकिन क्या होता है जब हम कंप्यूटिंग को उसके एब्सोल्यूट फिजिकल लिमिट्स तक पुश करते हैं? क्या हो अगर एक कंप्यूटर 0, 1 और दोनों में एक साथ सोच सके? यहाँ हम क्वांटम के अजीब और पावरफुल वर्ल्ड में एंटर करते हैं। राइट। टॉपिक नेम, नेशनल क्वांटम मिशन NQM। Broad micro theme, entering the strange and powerful world of quantum mechanics, where the rules of physics change. तो क्वांटम टेक्नोलॉजी के इमेंस पोटेंशियल को देखते हुए दुनिया भर के देश इसमें रेस लगा रहे हैं। हाँ, और नेशनल क्वांटम मिशन इंडिया का स्ट्रेटेजिक टॉप लेवल इनिशिएटिव है इस फील्ड में ग्लोबल लीडर बनने के लिए। एक बड़ी नेशनल प्रायोरिटी है। इसके स्पेसिफिक्स क्या हैं? NQM का इंट्रोडक्शन है कि ये इंडिया का रोड मैप टू अ क्वांटम फ्यूचर है। इसका बैकग्राउंड है आलमगीर रेस फॉर क्वांटम सुप्रीमेसी। और कोर लॉजिक? इसके डिटेल्स में है। ये एक 8 साल का मिशन है, 2023 से 2031 तक, जिसका बजट 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वाओ। और इसे इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मिशन के 4 की टारगेट एरियाज हैं। पहला, क्वांटम कंप्यूटिंग, ओके। 50 से 1000 क्यूबिट्स तक के क्वांटम कंप्यूटर्स डेवलप करना। दूसरा, क्वांटम कम्युनिकेशन, सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। हाँ, 2000 किलोमीटर तक। तीसरा, क्वांटम सेंसिंग, डिफेंस और हेल्थ केयर के लिए हाइपर सेंसिटिव सेंसर्स बनाना। और चौथा, क्वांटम मटेरियल्स। तो इन कंक्लूजन, NQM सिर्फ एक रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक प्लान है। सही, आत्मनिर्भरता और लीडरशिप हासिल करने के लिए। ये 6000 करोड़ का बजट बहुत बड़ा नंबर है। ये मिशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो देश क्वांटम टेक्नोलॉजी में लीड करेगा, उसके पास एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होगा। कैसे? वो सारे करंट इंक्रिप्शन को तोड़ सकता है, नई लाइफ सेविंग ड्रग्स डिजाइन कर सकता है और अनजैमेबल नेविगेशन सिस्टम्स बना सकता है। ये एक ऐसी रेस है जिसे इंडिया हार नहीं सकता।
तुमने क्यूबिट्स वाले कंप्यूटर्स बनाने की बात की। ये क्यूबिट क्या होता है? एक्सीलेंट क्वेश्चन। ये हमारे अगले टॉपिक का एब्सोल्यूट कोर है। होल्ड दैट थॉट। क्या इंडिया इस मिशन के साथ स्क्रैच से शुरू कर रहा है? नहीं, हम एक सॉलिड फाउंडेशन पर बिल्ड कर रहे हैं। इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और साइंटिस्ट सालों से क्वांटम साइंस में काम कर रहे हैं तो एनक्यूएम उन सब एफर्ट्स को कंसोलिडेट कर रहा है। और मैसिव फंडिंग और एक यूनिफाइड नेशनल स्ट्रेटजी दे रहा है। इस मिशन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? दो बड़े चैलेंजेस हैं। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, जो बहुत कॉम्प्लेक्स और महंगा है, और ह्यूमन टैलेंट डेवलप करना। हमें क्वांटम फिजिसिस्ट्स, इंजीनियर्स और प्रोग्रामर्स की एक नई जनरेशन ट्रेन करनी होगी। बिल्कुल, और इस टैलेंट की डिमांड ग्लोबल और फियर्स है। लेट्स प्रैक्टिस। ओके, Try naming the 4 major domains of the National Quantum Mission. कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन, सेंसिंग और मटेरियल्स। Perfect. मिनी रिकैप इन शॉर्ट, इंडिया का एनक्यूएम एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है क्वांटम टेक के 4 की एरियाज में ग्लोबल लीडर बनने का। कॉल इट में $1 मिलियन क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज अ क्यूबिट? फ्यूचर को समझने के लिए हमें उसके बिल्डिंग ब्लॉक को समझना होगा। Topic name: Quantum Computing. ब्रॉड माइक्रो थीम, entering the strange and powerful world of quantum mechanics where the rules of physics change। Quantum computing कंप्यूटेशन का एक रेवोल्यूशनरी फॉर्म है। हाँ, जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स यूज करता है। ये हमारे क्लासिकल कंप्यूटर से बिल्कुल अलग है। मुझे वो एनालॉजी पसंद है कि क्लासिकल कंप्यूटर एक लाइट स्विच जैसा है, या तो ऑन 1 या ऑफ 0, जबकि क्वांटम कंप्यूटर एक डिमर स्विच जैसा है, ऑन ऑफ या बीच में कुछ भी, और ऑन और ऑफ एक साथ भी। दैट्स अ ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट। इसका इंट्रोडक्शन है कि क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोबेबिलिटीज पे काम करता है, सर्टेनिटीज पर नहीं। और बैकग्राउंड ये है कि नेचर खुद क्वांटम रूल्स पर चलती है, तो नेचर को सिमुलेट करने के लिए हमें एक कंप्यूटर चाहिए जो वही लैंग्वेज बोले। ठीक है। इसका कोर लॉजिक 2 अजीब लेकिन पावरफुल क्वांटम फिनोमेना में है, सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट। ओके, लेट्स ब्रेक देम डाउन। क्वांटम कंप्यूटिंग की फंडामेंटल यूनिट है क्यूबिट। क्लासिकल बिट 0 या 1 होता है, लेकिन एक क्यूबिट दोनों 0 और 1 के सुपरपोजिशन में एग्जिस्ट कर सकता है। एक स्पिनिंग कॉइन की तरह। एग्जैक्टली जब तक वो घूम रहा है, वो ना हेड्स है ना टेल्स। जब तुम उसे रोकते हो, मेजर करते हो, तब वो एक स्टेट में कोलैप्स होता है। और दूसरा प्रिंसिपल एंटेंगलमेंट, वो तो साइंस फिक्शन जैसा लगता है। एंटेंगलमेंट को आइंस्टाइन ने स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था। तुम 2 क्यूबिट्स को लिंक कर सकते हो, जिससे वो एक सिंगल सिस्टम बन जाते हैं। फिर उन्हें कितना भी दूर ले जाओ, अगर तुम एक को मेजर करके 0 पाते हो, और तुम्हें इंस्टेंटली पता चल जाएगा कि दूसरा 1 है। हाँ, वो कॉस्मिक ट्विन्स जैसे हैं, और इससे पावर एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। तो रियल वर्ल्ड इंपैक्ट है ड्रग डिस्कवरी, मटेरियल साइंस और सबसे जरूरी क्रिप्टोग्राफी तोड़ना। और यही क्वांटम सुप्रीमेसी का आइडिया है। हाँ, जब एक क्वांटम कंप्यूटर ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे जो क्लासिकल सुपर कंप्यूटर नहीं कर सकता। लेकिन इसमें बड़े चैलेंजेस हैं। इन कंक्लूजन, क्वांटम कंप्यूटर्स पावरफुल है पर बहुत फ्रेजाइल भी। और सबसे बड़ा चैलेंज है क्वांटम डीकोहेरेंस। बिल्कुल, क्यूबिट्स बहुत नाजुक होते हैं। जरा सी डिस्टर्बेंस, गर्मी या वाइब्रेशन, और वो अपना क्वांटम स्टेट खो देते हैं। इसीलिए उन्हें एब्सोल्यूट 0 के पास रखा जाता है। एंटेंगलमेंट के बारे में मेरा एक सवाल है, क्या 2 एंटेंगल पार्टिकल्स एक दूसरे से स्पीड ऑफ लाइट से तेज कम्युनिकेट करते हैं? क्लासिक क्वेश्चन है। इफेक्ट इंस्टेंटेनियस है, लेकिन तुम इसे स्पीड ऑफ लाइट से तेज मैसेज नहीं भेज सकते। कोरिलेशन तभी पता चलता है जब तुम दोनों एंड्स के मेजरमेंट्स को क्लासिकली कंपेयर करते हो। तो डीकोहेरेंस ही वो मेन रीजन है कि हमारे पास डेस्क पर क्वांटम कंप्यूटर्स नहीं है। इट इज द सिंगल बिगेस्ट इंजीनियरिंग चैलेंज इन द फील्ड। क्यूबिट्स को उनके डेलिकेट क्वांटम स्टेट में काफी देर तक रखना ताकि एक यूजफुल कैलकुलेशन हो सके, बहुत मुश्किल है। तो ये हमारे लैपटॉप को रिप्लेस नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं, ये स्पेसिफिक मॉन्स्ट्रसली हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हैं। और ये इंक्रिप्शन कैसे तोड़ सकते हैं? हाँ, दैट इज द परफेक्ट लीड इनटू आवर नेक्स्ट क्रिटिकल टॉपिक। लेट्स प्रैक्टिस। मैं अब सुपरपोजिशन को स्पिनिंग कॉइन एनालॉजी से समझाने की कोशिश करूंगी। परफेक्ट। तो मेरी रिकैप इन शॉर्ट, क्वांटम कंप्यूटिंग क्यूबिट्स में सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट यूज करके मैसिव प्रॉब्लम सॉल्व करता है, लेकिन डीकोहेरेंस जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना करता है। तो ये इनक्रेडिबल मशीन इंटरनेट की सिक्योरिटी कैसे तोड़ सकती है? इस खतरे को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि हमारा डेटा अभी कैसे प्रोटेक्ट होता है। टॉपिक नेम: डेटा एन्क्रिप्शन एंड क्वांटम थ्रेट। ब्रॉड माइक्रो थीम, entering the strange and powerful world of quantum mechanics where the rules of physics change। एन्क्रिप्शन मतलब रीडेबल डेटा को स्क्रैम्बल्ड कोड में कन्वर्ट करना। हाँ, और इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन या पब्लिक की इंक्रिप्शन। ये पब्लिक की इंक्रिप्शन कैसे काम करता है? इसका इंट्रोडक्शन है कि मॉडर्न इंक्रिप्शन मैथ प्रॉब्लम्स पर बेस्ड है। बैकग्राउंड है इंटरनेट जैसे इनसिक्योर चैनल पर सिक्योर कम्युनिकेशन की जरूरत। ठीक है। कोर लॉजिक ये है, हर किसी के पास 2 कीज होती हैं, एक पब्लिक की जो वो सबके साथ शेयर कर सकता है, और एक प्राइवेट की जो वो सीक्रेट रखता है। ओके। अगर मुझे तुम्हें एक सिक्योर मैसेज भेजना है, तो मैं तुम्हारी पब्लिक की यूज करके उसे इनक्रिप्ट करूंगा। मैजिक ये है कि उसके बाद उसे सिर्फ तुम्हारी प्राइवेट की ही डिक्रिप्ट कर सकती है। और इस सिस्टम की सिक्योरिटी एक मैथमेटिकल असम्पशन पर टिकी है ना? यस, इस पूरे सिस्टम की सिक्योरिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि क्लासिकल कंप्यूटर्स के लिए एक बहुत बड़े नंबर के 2 प्राइम फैक्टर्स ढूंढना एक्सट्रीमली मुश्किल है। ओके, आगे बढ़ना आसान है लेकिन पीछे आना नामुमकिन। बिल्कुल, और यहाँ क्वांटम थ्रेट आता है। 1994 में एक मैथमेटिशियन पीटर शोर ने एक क्वांटम एल्गोरिथम डेवलप किया। शोर्स एल्गोरिथम। हाँ, ये एल्गोरिथम बड़े नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स को बहुत एफिशिएंटली ढूंढ सकता है। तो एक पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर इससे हमारी सारी एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन को तोड़ सकता है। बैंकिंग, ई-कॉमर्स, गवर्नमेंट कम्युनिकेशन, सब कुछ। हाँ, इन कंक्लूजन, क्वांटम कंप्यूटर्स का आना हमारे करंट डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। इसीलिए पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी पर काम हो रहा है। तो क्या हमारी सारी करंट इंटरनेट सिक्योरिटी रिस्क पर है? पोटेंशियली यस।
एक बार एक बड़ा स्टेबल क्वांटम कंप्यूटर बन गया तो वो आमतौर पर यूज होने वाली एन्क्रिप्शन को तोड़ सकता है। ये आज की प्रॉब्लम है या फ्यूचर की? ये एक हार्वेस्ट नाउ डिक्रिप्ट लेटर प्रॉब्लम है। कोई आज हमारा सारा एन्क्रिप्टेड ट्रैफिक रिकॉर्ड कर सकता है और सालों बाद जब उनके पास क्वांटम कंप्यूटर होगा तब उसे डिक्रिप्ट कर लेगा। एग्जैक्टली इसीलिए हमें अभी से पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफिक स्टैंडर्ड्स डेवलप और डिप्लॉय करने की जरूरत है। ये फैक्टरिंग प्रॉब्लम क्लासिकल कंप्यूटर्स के लिए इतनी मुश्किल क्यों है? क्योंकि उन्हें सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस एक एक करके ट्राई करने पड़ते हैं, जिसमें यूनिवर्स की एज से भी ज्यादा टाइम लग सकता है। और क्वांटम कंप्यूटर? सुपरपोजिशन की वजह से वो सारे पॉसिबिलिटीज को एक साथ एक्सप्लोर कर सकता है, जिससे सर्च बहुत तेज हो जाती है। मेरी रिकैप इन शॉर्ट शोज एल्गोरिथम यूज करके क्वांटम कंप्यूटर्स हमारी करंट एन्क्रिप्शन को तोड़ सकते हैं, जिससे दुनिया पोस्ट क्वांटम सॉल्यूशंस की तरफ जा रही है। तो क्वांटम मैकेनिक्स एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है, एन्क्रिप्शन तोड़ना, लेकिन ये एक सोल्यूशन भी ऑफर करती है। क्या हो अगर हम क्वांटम प्रिंसिपल्स को कंप्यूट करने के लिए नहीं बल्कि कम्युनिकेट करने के लिए यूज करें? प्रिसाइसली। टॉपिक नेम क्वांटम कम्युनिकेशन, सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी। Broad micro theme. Entering the strange and powerful world of quantum mechanics, where the rules of physics change. इस सेक्शन में दो अमेजिंग एप्लीकेशंस हैं। पहला क्वांटम कम्युनिकेशन, जिसका एम अल्ट्रा सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल्स बनाना है। इसकी मेन टेक्नोलॉजी है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, QKD। तो ये उस क्वांटम थ्रेड का डिफेंस है जिसके बारे में हमने अभी बात की। एग्जैक्टली QKD का कोर लॉजिक ब्रिलियंट है। तो मैसेज भेजने के बजाय क्वांटम पार्टिकल्स जैसे इंडिविजुअल फोटॉन्स ऑफ लाइट यूज करके एक इंक्रिप्शन की सिक्योरली शेयर करते हो। इसमें मैजिक क्या है? मैजिक ये है, क्वांटम मैकेनिक्स के लॉज के मुताबिक किसी क्वांटम पार्टिकल को ऑब्जर्व या मेजर करने का एक्ट ही उसे डिस्टर्ब कर देता है। अच्छा, तो अगर कोई ईव्सड्रॉपर की बनाने वाले फोटॉन्स को इंटरसेप्ट करके पढ़ने की कोशिश करता है तो वो उन्हें इनेविटेबली बदल देगा और सेंडर रिसीवर को तुरंत पता चल जाएगा। मतलब हैकर की पढ़ नहीं सकता बिना सबूत छोड़े। बिल्कुल, ये सिक्योरिटी फिजिक्स के लॉज से गारंटीड है, थियोरेटिकली अनब्रेकेबल। और एक छोटा सा नोट क्वांटम टेलीपोर्टेशन पर, ये स्टार ट्रेक जैसा नहीं है। ये मैटर ट्रांसफर नहीं करता। हाँ, ये पार्टिकल की क्वांटम स्टेट को ट्रांसफर करता है। और दूसरी एप्लीकेशन है क्वांटम सेंसिंग। यस, क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी। ये क्वांटम सिस्टम्स की एक्सट्रीम सेंसिटिविटी का यूज करके फिजिकल क्वांटिटीज को अनप्रेसिडेंटेड प्रिसिशन से मेजर करने के बारे में है। इसके एग्जांपल्स जैसे एटॉमिक क्लॉक्स जो जीपीएस का आधार है, क्वांटम मैग्नेटोमीटर्स ब्रेन इमेजिंग या सबमरीन्स डिटेक्ट करने के लिए, और क्वांटम ग्रेविमीटर्स जमीन के नीचे मिनरल्स मैप करने के लिए। तो वही फ्रिजिलिटी, डीकोहेरेंस जो क्वांटम कंप्यूटिंग का दुश्मन है, क्वांटम सेंसिंग की सुपर पावर बन जाती है। You've just articulated the core insight of the entire field. Brilliant. QKD में क्या मेन चैलेंज सिर्फ डिस्टेंस है? हाँ, डिस्टेंस ही सबसे बड़ी रुकावट है। डेलिकेट क्वांटम सिग्नल लॉन्ग फाइबर ऑप्टिक केबल्स में डिग्रेड हो जाता है और तुम क्वांटम स्टेट को कॉपी नहीं कर सकते। नो क्लोनिंग थ्योरम। सही, इसलिए साइंटिस्ट्स क्वांटम रिपीटर्स डेवलप करने पर काम कर रहे हैं। और एटॉमिक क्लॉक एक नॉर्मल वॉच से कितना ज्यादा एक्यूरेट है? ये अकल से परे है। तुम्हारी वॉच महीने में कुछ सेकंड्स लूज कर सकती है। बेस्ट एटॉमिक क्लॉक्स 30 बिलियन साल में सिर्फ 1 सेकंड लूज करेंगी। दैट्स इनसेन। इसी प्रिसिजन से जीपीएस इतना एक्यूरेट है। ग्रेविटी में छोटे बदलाव मेजर करके मिनरल्स कैसे मिलते हैं? जमीन के नीचे एक बड़ा आयरन और डिपॉजिट आसपास के पत्थर से थोड़ा ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट करेगा। फर्क बहुत छोटा होगा। हाँ, लेकिन एक क्वांटम ग्रेविमीटर इतना सेंसिटिव होता है कि वो इन टाइनी वेरिएशंस को डिटेक्ट कर सकता है। Let's practice this security concept. I will try explaining QKD now. Go ahead. Because observing a quantum state changes it, revealing any eavesdropper's presence. Perfect. Mini recap. In short, क्वांटम कम्युनिकेशन अनब्रेकेबल सिक्योरिटी ऑफर करता है, जबकि क्वांटम सेंसिंग क्लासिकल डिवाइसेस से कहीं ज्यादा प्रिसिजन से मेजरमेंट प्रोवाइड करता है। ओके, हम क्वांटम रेल्म के अजीब इनविजिबल वर्ल्ड में काफी गहरे उतर गए। चलो अब फिजिकल वर्ल्ड में वापस आते हैं जिसे हम देख और छू सकते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां इंटेलिजेंट मशीन्स अब साइंस फिक्शन नहीं है। राइट। टॉपिक नेम इंट्रोडक्शन टू रोबोटिक्स। ब्रॉड माइक्रो थीम, द राइज ऑफ इंटेलिजेंट मशीन्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन आवर वर्ल्ड। रोबोटिक्स एक ऐसा फील्ड है जो इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और एआई को एक साथ लाता है। हाँ, रोबोट्स को डिजाइन, बिल्ड और ऑपरेट करने के लिए। और रोबोट एसेंशियली एक मशीन है जिसे एक्शंस की एक सीरीज को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। और वो अक्सर अपने एनवायरनमेंट को सेंस करके रिस्पॉन्ड करता है। तो एक रोबोट और मेरी वॉशिंग मशीन जैसी नॉर्मल मशीन में क्या फर्क है? दैट्स द की क्वेश्चन। एक मॉडर्न रोबोट में कई कोर कंपोनेंट्स होते हैं जो एक सिंपल मशीन में नहीं होते। इसका इंट्रोडक्शन ये है कि रोबोट सिर्फ ऑटोमेटेड मशीन से ज्यादा है। हाँ, और बैकग्राउंड है उनका एवोल्यूशन सिंपल फैक्ट्री आर्म्स से इंटेलिजेंट मोबाइल प्लेटफॉर्म्स तक। इसका कोर लॉजिक है उनके कंपोनेंट्स में। जैसे सेंसर्स। हाँ, देखने और सुनने के लिए, प्रोसेसिंग, कंट्रोल यानी ब्रेन, एआई यानी सीखने की क्षमता, प्रोग्रामिंग यानी इंस्ट्रक्शंस, और कंट्रोल का मेथड जो ऑटोनॉमी या टेली ऑपरेशन हो सकता है। मेरी वॉशिंग मशीन एक फिक्स प्रोग्राम फॉलो करती है, वो ये सेंस नहीं करती कि कपड़े साफ हो गए। बिल्कुल, जबकि एक रोबोट कर सकता है, और इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट हर इंडस्ट्री में है। एग्रीकल्चर में ड्रोन्स, मेडिसिन में सर्जिकल रोबोट्स, डिफेंस में बॉम्ब डिस्पोजल रोबोट्स, स्पेस में मार्स रोवर्स, लॉजिस्टिक्स में अमेज़न वेयरहाउस के रोबोट्स, मैन्युफैक्चरिंग में इंडस्ट्रियल आर्म्स। इन कंक्लूजन, रोबोट्स कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं जो हर इंडस्ट्री में फिजिकल काम को रीशेप कर रहे हैं। करेक्ट। आउटलाइन में कोबॉट्स का जिक्र था। रोबोट और कोबॉट में क्या फर्क है? एक ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल रोबोट एक बड़ा पावरफुल आर्म होता है जिसे एक सेफ्टी केज के अंदर रखा जाता है, क्योंकि वो इंसान के लिए खतरनाक हो सकता है। हाँ, जबकि एक कोबॉट या कोलैबोरेटिव रोबोट इंसानों के साथ सेफली काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। अच्छा। वो एक पावरफुल असिस्टेंट की तरह काम करता है, भारी चीजें उठाने या रेपिटेटिव टास्क्स में हेल्प करता है।
तुमने लाइडार सेंसर का भी जिक्र किया था, वो कैसे काम करता है? लाइडार का मतलब है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसे रडार जैसा सोचो, लेकिन रेडियो वेव्स के बजाय ये लेजर लाइट के पल्सेस भेजता है। और वो लाइट के बाउंस बैक होने का टाइम मेजर करता है। हाँ, ऐसा करके वो अपने आसपास का एक एक्सट्रीमली डिटेल्ड रियल टाइम 3D मैप बना सकता है। ये सेल्फ ड्राइविंग कार्स के लिए की सेंसर है। तो रोबोट को एक सिंपल मशीन से अलग क्या चीज बनाती है? द एबिलिटी टू सेंस, थिंक एंड एक्ट। रोबोट अपने एनवायरनमेंट को सेंस करता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस करके डिसीजन लेता है और फिर एक्शन परफॉर्म करता है। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, रोबोट्स कॉम्प्लेक्स मशीन्स हैं जो सेंस, थिंक और एक्ट कर सकते हैं और हर इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं। लेकिन इन इंटेलिजेंट मशीन्स का ये इनक्रेडिबल राइज हमें हमारे समय के सबसे बड़े और मुश्किल सवालों में से एक पर लाता है। टॉपिक नेम: जॉब वर्सेस ऑटोमेशन एंड इशू। ब्रॉड माइक्रो थीम, द राइज ऑफ इंटेलिजेंट मशीन्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन आवर वर्ल्ड। कोर इशू ये है, जैसे जैसे रोबोट्स और एआई ज्यादा केपेबल होते जा रहे हैं, वो ऐसे टास्क परफॉर्म कर पा रहे हैं जो पहले सिर्फ इंसान करते थे। हाँ, और इससे ऑटोमेशन और ह्यूमन एम्प्लॉयमेंट के बीच एक डायरेक्ट और अक्सर दर्दनाक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। तो कंपनीज इंसानों को रोबोट से रिप्लेस क्यों करती हैं? इसका इंट्रोडक्शन है कि ऑटोमेशन एक वादा भी है और एक खतरा भी। बैकग्राउंड है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट का इतिहास। और कोर लॉजिक? इसके लगभग 7 की रीजंस हैं। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, बेहतर प्रिसिजन, खतरनाक जॉब्स में सेफ्टी, लॉन्ग टर्म कॉस्ट सेविंग्स, टोटल कंसिस्टेंसी, रेपिटेटिव टास्क्स में महारत और 24/7 ऑपरेशन। एक बिजनेस के लिए इन एडवांटेजेस को इग्नोर करना मुश्किल है। सही। और ये इंडिया जैसे देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती पैदा करता है, जहां एक विशाल युवा आबादी को नौकरियों की जरूरत है। ऑटोमेशन के फेवर में आर्ग्यूमेंट्स क्लियर हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, लेकिन इसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स भी गंभीर हैं। जैसे जॉब डिस्प्लेसमेंट, बढ़ती इनकम इनइक्वालिटी, स्किल्स मिसमैच और लॉस ऑफ द ह्यूमन टच। इन कंक्लूजन, ऑटोमेशन डिबेट इकोनॉमिक प्रोग्रेस और सोशल स्टेबिलिटी के बीच एक कॉम्प्लेक्स बैलेंसिंग एक्ट है। एग्जैक्टली। तो क्या ऑटोमेशन हमेशा जॉब्स के लिए बुरा है? जरूरी नहीं, यही क्रूशियल पॉइंट है। ऑटोमेशन कुछ जॉब्स को डिस्प्लेस करता है, लेकिन ये नए जॉब्स क्रिएट भी करता है। जैसे रोबोट मेंटेनेंस, प्रोग्रामिंग, डेटा एनालिसिस में। हाँ। असली प्रॉब्लम सिर्फ जॉब लॉस नहीं है, स्किल्स मिसमैच है। जिन वर्कर्स की नौकरी गई, उनके पास नई जॉब्स के लिए स्किल्स नहीं है। लॉस ऑफ ह्यूमन टच से तुम्हारा क्या मतलब है? एल्डर केयर या कस्टमर सर्विस के बारे में सोचो। एक रोबोट खाना दे सकता है या सिंपल सवाल का जवाब दे सकता है, लेकिन वो जेन्युइन एम्पैथी या कंपैशन नहीं दे सकता। बिल्कुल। कुछ रोल्स में ह्यूमन कनेक्शन ही कोर वैल्यू है। ऑटोमेशन से क्रिएट हुई एक और नई जॉब का एग्जांपल दो। जरूर। बड़े ऑटोमेटेड वेयर हाउसेस के बारे में सोचो। वहां एक रोबोटिक्स फ्लीट मैनेजर की जरूरत होती है, जिसका काम रोबोट्स के फ्लो को ऑप्टिमाइज करना, उनका मेंटेनेंस शेड्यूल करना और उनके डेटा को एनालाइज करना है। ये जॉब 20 साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। राइट। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, ऑटोमेशन एफिशिएंसी बढ़ाता है और नए जॉब्स बनाता है, लेकिन जॉब डिस्प्लेसमेंट और इनइक्वालिटी की चिंता भी पैदा करता है। तो इस विशाल चुनौती को देखते हुए, खासकर इंडिया जैसे देश के लिए आगे का रास्ता क्या है? हम टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को रोक नहीं सकते, लेकिन उसके सोशल कॉन्सिक्वेंसेस को इग्नोर भी नहीं कर सकते। सही। टॉपिक नेम: वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया। ब्रॉड माइक्रो थीम, द राइज ऑफ इंटेलिजेंट मशीन्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन आवर वर्ल्ड। आगे का रास्ता एक प्रोएक्टिव, मल्टीफैसेटेड स्ट्रेटजी मांगता है। इसे हम 7 की एरियाज में तोड़ सकते हैं। ओके, लेट्स गो थ्रू देम। पहला, इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड स्किल्स डेवलपमेंट, स्टेम, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी पर फोकस करके। वो स्किल्स जो रोबोट्स आसानी से रेप्लिकेट नहीं कर सकते। दूसरा, प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग। एक डिग्री और 40 साल काम करने का आइडिया अब खत्म हो चुका है। हमें कंटिन्यूअस अपस्किलिंग के लिए सिस्टम्स चाहिए। तीसरा, सपोर्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। चौथा, फोकस ऑन इमर्जिंग इंडस्ट्रीज जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, एआई डेवलपमेंट। ये पहले 4 तो वर्कफोर्स को फ्यूचर प्रूफ करने के बारे में है। उन लोगों का क्या जो शॉर्ट टर्म में डिस्प्लेस हो जाते हैं? उसके लिए अगले पॉइंट्स हैं। पांचवा, हमें मजबूत सोशल सेफ्टी नेट्स चाहिए, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। छठा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स जहां सरकार और कंपनीज मिलकर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाएं। और आखिर में सातवां, एक प्रोएक्टिव पॉलिसी फ्रेमवर्क जो रिस्पॉन्सिबल ऑटोमेशन को एनकरेज करे। इन कंक्लूजन, अगर इंडिया अपनी युवा शक्ति को स्किल कर पाए तो उसका डेमोग्राफिक डिविडेंड एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है। तुमने डेमोग्राफिक डिविडेंड टर्म यूज किया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा यंग वर्किंग एज ब्रैकेट में है। ये इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बहुत बड़ा इंजन हो सकता है। अगर वो युवा आबादी एजुकेटेड और एम्प्लॉयड हो। बिल्कुल। एक सोशल सेफ्टी नेट प्रैक्टिकली एक फैक्ट्री वर्कर की कैसे मदद करेगा? ऐसे वर्कर को टेम्पररी इनकम सपोर्ट मिलेगा ताकि वो अपने बिल्स पे कर सके। और साथ ही उसे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में एनरोल किया जाएगा ताकि वो फॉर एग्जांपल एक सर्टिफाइड रोबोटिक्स मेंटेनेंस टेक्नीशियन बन सके। इसके लिए तो सरकार, एजुकेशन सेक्टर और प्राइवेट इंडस्ट्री से एक मैसिव कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की जरूरत होगी। इट इज। ये हमारे समय की डिफाइनिंग चैलेंजेस में से एक है। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, ऑटोमेशन चैलेंज से निपटने के लिए इंडिया को एजुकेशन, रीस्किलिंग और सोशल सपोर्ट पर फोकस करने वाली एक प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी की जरूरत है। वाओ, क्या जर्नी थी! एक फोन के टैप से लेकर एक रोबोट के दिमाग तक और स्पेस टाइम के फैब्रिक तक। तो रिकैप करते हैं। आज का बिग थीम था एक्सप्लोरिंग द मॉडर्न एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजीज दैट शेप आवर वर्ल्ड। हमने देखा कि कैसे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज जैसे NFC और ब्लूटूथ हमारे आसपास एक सीमलेस कनेक्टिविटी का बबल बनाते हैं। माइंड ब्लोइंग दुनिया में झांका जो साइंस, सिक्योरिटी और कंप्यूटिंग को रिवोल्यूशनाइज करने का वादा करती है। अब देखते हैं तुम्हें कितना याद है। इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करो। 1. NFC और RFID के बीच का फर्क 30 सेकंड्स में समझाओ। 2. एक SAS, एक पास और एक IAS सर्विस का एग्जाम्पल दो। 3.
क्वांटम डीकोहेरेंस क्वांटम कंप्यूटर बनाने वाले इंजीनियर्स के लिए सबसे बड़ा दुश्मन क्यों है? 4. क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन QKD का कोर सिक्योरिटी प्रिंसिपल क्या है? 5. 3 अलग-अलग इंडस्ट्रीज के नाम बताओ जहां रोबोट्स का बड़ा इम्पैक्ट है। 6. इंडिया के लिए जॉब्स और ऑटोमेशन को बैलेंस करने के वे फॉरवर्ड के कोई 3 पॉइंट्स बताओ। और ये रहा तुम्हारा फाइनल चैलेंज। आज डिस्कस की गई कोई एक टेक्नोलॉजी चुनो, शायद APIs या क्वांटम सेंसिंग, और उसे 2 मिनट के अंदर अपने दोस्तों या फैमिली को एक एनालॉजी का यूज करके समझाने की कोशिश करो। देखो, कैन यू मेक देम से वाओ? That's all for this detailed discussion. अगर तुम्हें ये पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करो, अपना फीडबैक कमेंट्स में छोड़ो और इसे शेयर करके चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करो। Until next time, keep learning.